हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस फ्लो। इसमें हम दो पार्ट्स जो है चैप्टर के पहले दो पार्ट्स उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स वगैरह ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ मेथड्स ऑफ सेपरेशन हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड जो है ये 6th मेथड डिस्कस किया हुआ है आपके बुक में और इसमें हम टू मिसिबल लिक्विड्स, अगर दो लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं तो उन्हें कैसे सेपरेट करते हैं। इनमिसिबल लिक्विड्स के लिए हमने सेपरेटिंग फनल देखा था, जब जैसे ऑयलिंग वाटर है तो वहां सेपरेटिंग फनल से इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं। बट अगर दो लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व हो गए, जैसे पानी में एसीटोन या पानी में अल्कोहल है, तो ऐसे जो लिक्विड्स हैं उनको हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं। सो द मेथड फॉर सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स इज डिस्टिलेशन। अब ये जो डिस्टिलेशन मेथड है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ईदर सिंपल डिस्टिलेशन, या तो सिंपल डिस्टिलेशन होगा, या इट इज गोइंग टू बी अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये दो मेथड्स हम कैसे यूज करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अगर तो दो लिक्विड्स के बीच बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है, दैट इज इफ द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, if the difference between the boiling points is more than 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसे हम कहेंगे, उसे हम सेपरेट आउट करते हैं बाय सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। और अगर जो डिफरेंस बिटवीन जो लिक्विड्स है, बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस अगर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत क्लोज बॉइलिंग लिक्विड्स हैं, तो उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड डिस्कस करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में जो हमारा अपैरेटस है पहले हम वो देख लेते हैं। हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और इसमें हम हमारा मिक्सचर लेते हैं। ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसे फिक्स करते हैं और यहाँ पे हमारा एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिसपे हम इसे रखते हैं। दिस इज आवर बर्नर। यहां पे हम इसे कॉर्क से सील कर देते हैं और इसमें दो ओपनिंग्स रखते हैं, वन फॉर थर्मामीटर, एक हम यहां पे थर्मामीटर लगाते हैं टू मेंटेन द टेम्परेचर, और दूसरा हम डिलीवरी ट्यूब यूज करते हैं जहां से हमने लिक्विड को सेपरेट आउट करना है। ये जो डिलीवरी ट्यूब है, इट इज अटैच्ड विथ अनदर बीकर जहां पे हम अपना लिक्विड कलेक्ट करते हैं, और इस डिलीवरी ट्यूब को ठंडा रखने के लिए यहां पे कंडेंसर का इस्तेमाल होता है। सो ये है हमारा सेटअप फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। इसको यहां सपोर्ट करते हैं थर्मोमीटर को। तो यहां पे हमने दो मिसिबल लिक्विड्स लिए हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है। हम ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे वाटर एंड एसीटोन लिया है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 60 के आसपास होता है, 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस मिक्सचर को हीट अप करना शुरू करते हैं। जब हम इस मिक्सचर को हीट अप करते हैं, टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा रूम टेम्परेचर से। सपोज 35 डिग्री रूम टेम्परेचर है, 35, 40, 45, 50, 55। अब जैसे ही टेम्परेचर क्लोज टू 55 जाएगा, एसीटोन विल स्टार्ट बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब वो अपनी वेपर्स में बदलना शुरू हो जाएगा। तो एसीटोन जो है 55, 56 डिग्री के आसपास
क्लोज टू 60 डिग्री वो वेपर्स में बदलेगा। तो एसीटोन के वेपर्स जो है वो ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब से पास होंगे ये वेपर्स। तो जब ये डिलीवरी ट्यूब से पास होंगे ये वेपर्स यहाँ कंडेंसर में आके ठंडे हो जाएंगे। यहाँ से ठंडा पानी जो है वो अंदर भेजा जा रहा है कंडेंसर में और इस डिलीवरी ट्यूब को ठंडा करने के लिए, ताकि जो वेपर्स हैं उनको कूल डाउन किया जा सके। वेपर्स को ठंडा करके हम उनको लिक्विड में बदलते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडेंसर। तो ये जो वेपर्स हैं एसीटोन के, ये यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स में ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये लिक्विड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और जब तक ये हम अपने चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं इन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कि जब एक लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करता है तो जब तक वो पूरा अपनी स्टेट पूरा का पूरा वेपर्स में नहीं बदल जाता तब तक जो टेम्परेचर है इट रिमेन्स सेम। तो एज सून एज एसीटोन स्टार्ट्स बॉइलिंग तो ये जो टेम्परेचर है ये फिक्स हो जाता है। तो ये टेम्परेचर इस लिक्विड का बढ़ता नहीं है, जितनी भी हीट है वो एसीटोन को वेपर्स में बदलने में यूज होनी शुरू हो जाती है। तो जब पूरा का पूरा एसीटोन जो है वो वेपराइज होके अलग कलेक्ट हो गया है, उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हम थर्मोमीटर से चेक कर सकते हैं उस टेम्परेचर को कि जब टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब जो दो लिक्विड्स है वो सेपरेट आउट हो चुके हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। नाउ डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है इसमें हमने अभी डिस्कस किया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे जो लिक्विड्स हैं उनके बीच के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है। जैसे कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, देन एलपीजी वगैरह। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम अलग अलग सेपरेट आउट करते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत कम डिफरेंस है। तो वहां पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज किया जाता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऑलमोस्ट इसी तरह का apparatus है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहां पे हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड करते हैं, एक ग्लास बीड्स का स्ट्रक्चर ऐड करते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअसली इसको कूल करता है। तो यहां पे हमने सील कर दिया इसको कॉक की हेल्प से। ये यहां पे हमारा ग्लास बीड्स का स्ट्रक्चर है। ये ग्लास बीड्स जो हैं, ये जो वेपर्स बन रहे हैं उनको रेगुलरली कूल डाउन करने का काम करती है। ये हमारी यहाँ पे कॉक है और यहाँ पे हम थर्मामीटर सेट करते हैं। तो बिल्कुल डिस्टिलेशन जैसा, बस सिर्फ एक डिफरेंस है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, और इसे हम फिर डिलीवरी ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा कंडेंसर है। अब यहाँ पे जब टू क्लोज बॉइलिंग लिक्विड्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अब ऑब्वियसली जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, सपोज एक जो लिक्विड है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, दूसरा जो लिक्विड है वो 95 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो 15 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस है दोनों में। तो व्हेन द लिक्विड गेट्स हीटेड अप, तो एक जो लो बॉइलिंग लिक्विड है, लो टेम्परेचर पे जो बॉयल हो रहा है, जैसे 80 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड बॉयल होगा तो इमीडिएटली उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, बट साथ में जो दूसरा लिक्विड है कई बार वो भी इवेपोरेट हो सकता है। तो यहाँ पे जब कूलिंग डाउन होगी तो कूलिंग डाउन में जो हायर बॉइलिंग लिक्विड है जो 95 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है वो वापस जो है वो हमारा जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें apparatus में वापस आ जाएगा, और जो लोअर बॉइलिंग लिक्विड है वो वेपर्स में बदल के जो डिलीवरी ट्यूब है यहाँ पे आ जाएगा और कंडेंस होके इट विल बी कलेक्टेड सेपरेटली। तो इस तरह से जो दो कम डिफरेंस वाले जो दो लिक्विड्स हैं उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो यहाँ पे रिपीटेड कूलिंग की वजह से जो दो वेपर्स हैं वो सेपरेट होते जाएंगे और हमारे जो दोनों लिक्विड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। सो ये है डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये थे हमारी
कुछ टेक्निक्स। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम एयर के कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। चलिए उस मेथड को हम देखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स। तो ये जो सारी गैसेस हैं ये हवा में प्रेजेंट है, हवा से इन सारी गैसेस को सेपरेट आउट किया जाता है और ये जो प्रोसेस है इसको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो एयर है इसको कंप्रेस किया जाता है, इस पे प्रेशर लगाया जाता है। सो कंप्रेस करके, कंप्रेस्ड एंड कूल्ड डाउन। कंप्रेसिंग और कूलिंग से क्या होगा, जो एयर है वो लिक्विड में बदल जाएगी, इट चेंजेस इनटू लिक्विड एयर। और ये जो लिक्विड एयर है फिर उसको स्लोली हीट अप किया जाता है, हल्का सा उसको गर्म किया जाता है। जब उसे स्लोली हीट अप करते हैं तो एयर के जो कंपोनेंट्स हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से सेपरेट आउट हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो -190 डिग्री सेल्सियस पे सेपरेट आउट होता है, आर्गन जो है वो -186 डिग्री सेल्सियस पे सेपरेट आउट होता है, एंड ऑक्सीजन जो है वो -183 डिग्री सेल्सियस पे सेपरेट आउट हो जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे जो ये गैसेस हैं ये सेपरेट आउट हो जाती हैं। चलिए अब हम इस प्रोसेस को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई हैव अ चार्ट हियर और इस चार्ट की मदद से मैं आपको ये जो प्रोसेस है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। यहाँ पे ये इस तरह का कुछ apparatus होता है जिसमें कि जो एयर के कंपोनेंट्स हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से सबसे पहले एक फिल्टर के थ्रू एयर को अंदर लेके आते हैं और उसके बाद उस एयर को जब एयर को हम प्रेशराइज करते हैं तो वो गर्म होती है, तो यहाँ पे जो एयर है वो हॉट हो जाती है और इस हॉट एयर को फिर सेकेंड कॉलम में लेके जाते हैं जहाँ पे ये कंडेंसर है और ये जो कंडेंसर है इसमें से फ्रीजिंग कोल्ड जो वाटर है वो इस कंडेंसर में सर्कुलेट करते हैं ताकि जो गर्म हवा है वो उसको ठंडी कर देता है। अब ये जो कोल्ड एयर है इसको नेक्स्ट चेंबर में लेके जाते हैं जहां पे सेपरेटर की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ठंडी होती है तो वो इट आल्सो अंडरगो सब्लिमेशन, तो वो वेपर से सीधा सॉलिड में बदलती है और उसको हम ड्राई आइस के फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। बाकी जो एयर है उसको नेक्स्ट चेंबर जो कि यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है हमारा, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उसको लाते हैं और यहाँ पे जो गैसेस के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको स्लोली हीट अप किया जाता है। जब स्लोली हीट अप करते हैं तो ये लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये -183 डिग्री सेल्सियस पे, आर्गन -186 डिग्री सेल्सियस पे और नाइट्रोजन जो है वो -196 डिग्री सेल्सियस पे जो है सेपरेट आउट हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारी गैस के कंपोनेंट्स है वो अलग अलग हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है वो भी एक सेपरेटिंग मेथड है। जितने भी वाटर वर्क्स वगैरह हैं वहां पे जो पानी है उसको साफ करके दोबारा किसी और पर्पस के लिए एज अ टर्शरी वाटर इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे देयर आर डिफरेंट टैंक्स और डिफरेंट प्रोसेस होता है। बेसिकली जो पानी है, जो गंदा पानी है, उसे हम 4 मेजर प्रोसेसेस की मदद से उसको हम क्लीन करते हैं। सबसे पहला जो टैंक है वो है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक जो है ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो हम पानी को ट्रीटमेंट करते हैं इधर बिफोर पुटिंग इट इनटू द वाटर बॉडी या उसको कई बार शहरों में टर्शरी वाटर एज अ टर्शरी वाटर यूज करने के लिए। तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जो भी हमारा गंदा पानी है उसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं
और सेडिमेंटेशन टैंक में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, फीसेस है या कोई भी हैवी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह वो नीचे बैठ जाता है। और उसके बाद यहाँ से जो साफ पानी है, जो ऊपर वाला जो पानी है जिसमें से जो सब्सटेंसेस नीचे बैठे हुए हैं, उस साफ पानी को हम डिकेंटेशन कहते हैं जिस प्रोसेस को, तो वहां से उसे नेक्स्ट टैंक में पास ऑन किया जाता है, विच इज द लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में हम कोई सॉल्ट ऐड करते हैं, कोई इस तरह का केमिकल, जैसे एलम, फिटकरी जो है, फिटकरी, उसमें अगर कोई और छोटे कोई सॉल्ट पार्टिकल्स हैं या कोई और ऐसा वेस्ट अगर उसमें थोड़ा बहुत रह गया है तो उसको वो सेटल कर देता है, नीचे बिठा देता है, तो इसको लोडिंग टैंक कहते हैं, जो स्मॉलर पार्टिकल्स को नीचे डिपॉजिट करने के लिए, सेडिमेंट करने के लिए। तो लोडिंग टैंक में फिर बाकी भी जो वेस्ट जो प्रेजेंट है वो नीचे बैठ जाता है। और उसके बाद अगला जो टैंक है हमारा वो है फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में ऑफ कोर्स पानी की फिल्ट्रेशन होती है। सो फिल्ट्रेशन करके जो भी कोई लार्ज पार्टिकल्स अभी भी बच गए हैं उन सारे पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। और उसके बाद लास्ट है हमारा क्लोरीनेशन टैंक। क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन ऐड करके जो भी कोई पैथोजेंस वगैरह हैं, जो बैक्टीरिया है, उनको खत्म किया जाता है। तो इस तरह से इन 4 प्रोसेसेस से जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन और उनको हम कैसे यूज करते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हमने जब चैप्टर शुरू किया था वी डिस्कस्ड प्योर सब्सटेंसेस। तो चलिए हम अपने प्योर सब्सटेंसेस को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज द वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है प्योर सब्सटेंस। हम एक प्योर सब्सटेंस को कैसे पहचानेंगे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस? जो एक प्योर सब्सटेंस होगा, एक तो उसकी कॉम्पोजिशन होमोजीनियस होगी, वो बिल्कुल जो उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है वो हर जगह से वो एक जैसा ही होगा। जो भी उसमें पार्टिकल्स हैं वो इक्वली बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि पानी है तो पानी में हर जगह आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम कॉम्पोजिशन मिलेगा। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन कहते हैं उसको। नेक्स्ट, जो हमारे प्योर सब्सटेंस है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे हमारा नमक है, अब नमक एक प्योर सब्सटेंस है, सोडियम क्लोराइड। अब उसे अगर हमने सोडियम और क्लोरीन को अलग करना है तो उसके लिए हमें केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा। उन्हें सिंपल फिजिकल मेथड जैसे जो अभी हमने डिस्कस किया, इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है या सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये जो अभी हमने प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं इनमें से कोई भी प्रोसेस जो है वो प्योर सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हमें कोई भी प्योर सब्सटेंस पहचानना है कि वो प्योर है कि नहीं है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लीजिए। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम ज्यादा है दैट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई मिलावट है, उसमें कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट, इट इज नॉट प्योर। तो ये जो है, एंड नेक्स्ट इज ऑल पार्टिकल्स पोजेस सेम प्रॉपर्टीज। जितने भी उसमें पार्टिकल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सेम प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी, प्योर वाटर कहीं से भी ले लीजिए, जो पानी है वो उसी तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगा। अगर आपने प्योर वाटर यूज कर रहे हो तो वो कहीं जहां मर्जी से हो, चाहे आपने उसको समुद्र से प्योरीफाई किया है, चाहे रेन वाटर को प्योरीफाई किया है, चाहे रिवर वाटर को किया है, बट वाटर आपने जहां मर्जी से लिया हो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम रहेंगी।
So these are the characteristics of a pure substance. Pure substance को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. अब प्योर सब्सटेंस जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट से भी होते हैं, बने होते हैं, और दे कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑल्सो. So a pure substance may be made up of single constituent या single particle हम कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, देन कार्बन. ये जो है ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें एक ही तरह के सारे पार्टिकल्स होंगे, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं सारे. तो ऐसे जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जो हैं, इनका जो है रॉबर्ट बॉयल जो वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था एलिमेंट, एंड लेवॉइसियर वाज द पर्सन एंटोइन लॉरेंट लेवॉइसियर जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन दी थी. ही सेड that an element cannot be broken down into further simpler substances, cannot be broken down into or separated into further simpler substances or simpler substances. मतलब अगर हम अब आयरन का एग्जांपल लेते हैं तो आयरन में आयरन के ही पार्टिकल्स हैं, उसको और ज्यादा हम आयरन के पार्टिकल में से और क्या निकालेंगे, तो वो आयरन पार्टिकल सिंपलेस्ट जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो आयरन के पार्टिकल्स ही जुड़े हुए हैं. इससे ज्यादा सिंपल उसे हम नहीं कर सकते बाय एनी मेथड, नॉट बाय केमिकल, नॉट बाय फिजिकल. तो ये है एक एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर भी हम कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो सबसे सिंपल फॉर्म है मैटर का, उससे ज्यादा हम मैटर को नहीं तोड़ सकते. अब ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Elements are divided into metals and non-metals. Now let us discuss the properties of metals and non-metals. Metals और non-metal की properties जो हैं आप already class 7th में 8th में discuss कर चुके हैं. Class 8 में हमने physical और chemical properties को बड़ी डिटेल में discuss किया है. तो चलिए हम एक बार comparative जो properties हैं metals and non-metals की. मेटल्स जो हैं दे आर शाइनी मटेरियल्स जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, मरकरी, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, ये मेटल्स में आते हैं. जबकि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. सो मेटल्स जो हैं सबसे पहले उनका अपीयरेंस किस तरह का होता है, दे आर लस्ट्रस, दैट इज मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस. सेकेंड, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट कर सकते हैं. Then next is they are malleable. That means they can be beaten into thin sheets जैसे कि aluminium foil है, and ductile. They can be drawn into wires. Then next is metals जो हैं they are sonorous and they are generally solids except mercury. So ये है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. नाउ इन्हीं के कंपैरिजन में हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज जो हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो उनमें कोई शाइन नहीं होती है. सो एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, उसके अलावा बाकी जो सारी नॉन मेटल्स हैं दे आर डल, डल एक्सेप्ट आयोडीन.
They are poor conductors of heat and electricity. Heat and electricity except graphite, जो कि कार्बन का एक फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जिसे हम पेंसिल के सिक्के में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अदरवाइज बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर ब्रिटल, दैट इज ना तो उन्हें शीट्स में बदला जा सकता है, दे आर नॉन मैलिएबल एंड दे आर नॉन डक्टाइल। जब भी उन पे फोर्स या प्रेशर लगाया जाता है तो नॉन मेटल्स टूट जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ब्रिटल। दे आर नॉन सोनरस, वो कोई भी रिंगिंग साउंड जिस तरह से मेटल्स में आता है वैसा कोई भी रिंगिंग साउंड जो है वो नॉन मेटल्स प्रोड्यूस नहीं करती है। एंड दे कैन बी गैसेस, लिक्विड्स, liquid, there is only one non-metal which is liquid and that is bromine, and solids. तो ये तीनों स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। So these are the comparative properties of metals and non-metals. Next is, ये तो था एलिमेंट्स और उनकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस में जो दूसरी कैटेगरी है वो है कंपाउंड्स। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली, देन दे फॉर्म कंपाउंड्स। सो कंपाउंड इज when two or more elements combine chemically to form a new substance. That is called a compound. अब कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं दे लूज देयर प्रॉपर्टीज और वो उनको नई प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जबकि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। ये आग जलाने में मदद करती है, जबकि वाटर जो है ये इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इस्तेमाल करते हैं। सो ऑल टुगेदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो एलिमेंट्स मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल जो कि एयर में इट कैचेस फायर, तो उसे हमें केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है। एंड क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस, इट्स अ टॉक्सिक गैस। So sodium and chlorine when they combine together they form common salt. ये वो सब्सटेंस है जिसे रोज हम अपने खाने में खा रहे हैं। So all together जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो गई हैं। तो जब एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होकर नया सब्सटेंस बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं हमारे आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, then there is sugar C12H22O11, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ये सारे जो है these are different kind of compounds जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। So this is all about the pure substances, their types and the differences between metals and non-metals. Next is physical and chemical changes. आप लोग ऑलरेडी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं इन योर लोअर क्लासेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिस चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है या सिर्फ उसका अपीयरेंस चेंज हो रहा है, तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं, साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग, लाइक कटिंग ऑफ पेपर हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, हीटिंग ऑफ मिल्क है, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। तो वहां पे सिर्फ वो सोल्यूशन बना है और जो फिजिकल चेंजेस में जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम फिजिकल
जो मेथड्स है सेपरेशन के उनसे अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, तो ये इस तरह के जो मेथड्स है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, ये जो फिजिकल मेथड्स हैं इनसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। जबकि केमिकल चेंजेस वो होते हैं जहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कागज को बर्न कर देते हैं तो वो ऑल टुगेदर एक नया सब्सटेंस बन गया, उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो गई है। मैग्नीशियम रिबन को जला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है, मिल्क से कर्ड बनता है, कुकिंग ऑफ फूड है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे को जंग लगता है। तो ये सारे जो हैं ये केमिकल चेंजेस हैं जहां पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है और जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो टोटली चेंज हो रही है। सो ये है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये था हमारा सारा चैप्टर जो हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया है। इसमें हमने सॉल्यूशंस के बारे में, सस्पेंशन कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा, सेपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ा और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।